आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट एक्स में एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करता है जो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के लिए बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इन एरियाज को बाकी देश के हिस्सों से अलग तरीके से ट्रीट करता है क्योंकि ये एरियाज उन लोगों से बसते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक तौर पर बैकवर्ड माने जाते हैं और जिन्हें डेवलपमेंट के लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। इसी वजह से इन रीजन्स में स्टेट का नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरह अप्लाई नहीं होता और सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कॉन्स्टिट्यूशन इस अरेंजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिफ्थ शेड्यूल उन सभी स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से डील करता है, जहां असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल नहीं हैं। इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 6 शेड्यूल एक अलग सिस्टम देता है जो ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करे। वो इसका साइज बदल सकता है, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकता है, डेजिग्नेशन कैंसिल कर सकता है या किसी नए एरिया को शेड्यूल्ड एरिया के रूप में रीडेजिग्नेट कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करना होता है। दूसरा, जबकि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर शेड्यूल्ड एरियाज तक एक्सटेंड करती है, फिर भी गवर्नर के ऊपर इन एरियाज को लेकर एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नर को प्रेसिडेंट को हर साल या जब भी प्रेसिडेंट कहे इन एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट भेजनी होती है। इसी के साथ सेंटर के पास भी ये पावर होती है कि वो स्टेट्स को शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शंस दे। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का क्रिएशन। हर वो स्टेट जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं उन्हें एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनानी होती है, जिसका काम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट पर एडवाइस देना होता है। ये काउंसिल 20 मेंबर्स की होती है, जिसमें से 3/4 मेंबर्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। अगर किसी स्टेट में शेड्यूल्ड एरियाज नहीं हैं लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो प्रेसिडेंट ऐसे केसेस में भी ऐसी काउंसिल बनाने का डायरेक्शन दे सकता है। गवर्नर के पास शेड्यूल्ड एरियाज में लॉज के एप्लीकेशन को लेकर भी स्पेशल पावर्स होती हैं। वो डिसाइड कर सकता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पर्टिकुलर लॉ शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई ना हो, या फिर वो लॉ कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ अप्लाई हो। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से कंसल्ट करने के बाद गवर्नर रेगुलेशंस बना सकता है जो शेड्यूल्ड एरियाज के पीस और गुड गवर्नेंस के लिए होते हैं। इन रेगुलेशंस में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच या उनके बीच लैंड ट्रांसफ़र को रिस्ट्रिक्ट करना, उनके लिए लैंड अलॉटमेंट रेगुलेट करना और मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ज़रूरत पड़ने पर ये रेगुलेशंस पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को रिपील या अमेंड भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के द्वारा बनाए गए हर रेगुलेशन को इफेक्ट में आने से पहले प्रेसिडेंट की असेंट लेना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट को एक कमीशन अपॉइंट करना चाहिए जो शेड्यूल्ड एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर का रिव्यू करे। ये कमीशन कभी भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के बाद 10 साल के अंदर इसे अपॉइंट करना कंपलसरी है। इसी रिक्वायरमेंट के तहत पहला कमीशन 1960 में अपॉइंट किया गया था, जिसका चेयरमैन UN धिबार था और उसने अपनी रिपोर्ट 1961 में सबमिट की। उसके बाद करीब 40 साल तक कोई कमीशन अपॉइंट नहीं हुआ। दूसरा कमीशन 2002 में बनाया गया, जिसका चेयरमैन दिलीप सिंह भूरिया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में सबमिट की। ये स्पेशल सिस्टम इंश्योर करता है कि शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की यूनिक नीड्स और चैलेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर फोकस्ड अटेंशन और प्रोटेक्शन मिले। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, खासकर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ये प्रोविजन सिर्फ इन 4 स्टेट्स के लिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ के ट्राइब्स बाकी इंडिया के ट्राइब्स से काफ़ी अलग हैं। जहां दूसरे स्टेट्स के ट्राइबल लोग धीरे धीरे मेजॉरिटी पॉपुलेशन के कल्चर और लाइफस्टाइल को अपना चुके हैं, वहीं इन 4 स्टेट्स के ट्राइब्स अपनी असली कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अब तक प्रिजर्व करके बैठे हैं। इनका अपना डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी देता है ताकि ये अपनी प्रैक्टिसेस और नीड्स के हिसाब से खुद अपना गवर्नेंस कर सकें। इस अरेंजमेंट के तहत इन 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज को ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बाहर नहीं होते।
गवर्नर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके पास पावर होती है कि वो इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करे, मतलब उनका साइज बड़ा या छोटा कर दे, उनके नेम्स बदल दे, उनके बाउंड्रीज अल्टर कर दे, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स हैं तो उसे डिवाइड करके अलग ऑटोनमस रीजन्स बना दे। हर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जो एक लोकल गवर्निंग बॉडी की तरह काम करती है। हर काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 26 डायरेक्टली लोगों के वोट से इलेक्ट होते हैं और 4 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स का टर्म 5 साल का होता है जब तक काउंसिल डिसॉल्व ना हो जाए, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स गवर्नर की मर्जी तक अपने पोस्ट पर बैठे रहते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग ऑटोनमस रीजन्स होते हैं तो उनके लिए अलग रीजनल काउंसिल भी बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स अपने अपने एरियाज को एडमिनिस्टर करते हैं। इनके पास पावर होती है कि वो ऐसे लॉज बना सके जो ट्राइबल लाइफ और कल्चर से जुड़े होते हैं, जैसे लैंड, फॉरेस्ट्स, कनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मैरिज एंड डिवोर्स और सोशल कस्टम्स। लेकिन इन लॉज को इफेक्ट में आने के लिए गवर्नर की अप्रूवल जरूरी होती है। इनके अलावा ये काउंसिल्स विलेज काउंसिल्स या लोकल कोर्ट्स भी बना सकते हैं जो ट्राइब्स के बीच के डिस्प्यूट्स और केसेस हैंडल करते हैं। इन विलेज बॉडीज के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील्स डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल सुनते हैं और इन केसेस पर हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन गवर्नर डिसाइड करता है। इन काउंसिल्स के पास डेवलपमेंट और वेलफेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। ये अपने डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज और रोड्स इस्टेब्लिश और मैनेज कर सकते हैं। नॉन ट्राइबल्स की ट्रेडिंग और मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट कर सकते हैं ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन इन रेगुलेशंस को भी गवर्नर की असेंट लेना होता है। फाइनेंशियल मैटर्स में भी काउंसिल्स के पास पावर्स हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू असेस और कलेक्ट करना और कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस लगाना जो लॉ के अंडर अलाउड होते हैं। 6 शेड्यूल का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज ऑटोमेटिक तरीके से इन ऑटोनमस एरियाज और रीजन्स पर अप्लाई नहीं होते। या तो ये लॉज बिल्कुल अप्लाई नहीं होते या फिर ये लॉज मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ अप्लाई होते हैं, जैसे डिसाइड किया जाए। गवर्नर के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो एक कमीशन अपॉइंट करे जो ऑटोनमस एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स को स्टडी करके रिपोर्ट करे। कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेस पर गवर्नर डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल को डिसॉल्व भी कर सकता है। 2019 तक असम के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट 6 शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूडेड थे: नॉर्थ कछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। टाइम के साथ 6 शेड्यूल में कई अमेंडमेंट्स किए गए ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज की एस्पिरेशंस और डिमांड्स को पूरा किया जा सके। जैसे 1971 के अमेंडमेंट एक्ट ने मिजोरम, जब ये यूनियन टेरिटरी था, के ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनमस रीजन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए। 1974 के रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट ने कुछ पुराने लॉज को हटा दिया और एक शब्द करेक्ट किया जिसमें कैटल पॉन्ड्स की जगह कैटल पाउंड्स लिखा गया। 1976 के 5th शेड्यूल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट को पावर दिया कि वो किसी शेड्यूल्ड एरिया का साइज गवर्नर से कंसल्ट करके बढ़ा सके या फिर उसकी डेजिग्नेशन कैंसिल या रीडिफाइन कर सके। 1988 का 6th शेड्यूल अमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा और मिजोरम के लिए कुछ नए चेंजेस लाया। इसमें गवर्नर्स को कुछ फंक्शंस डिस्क्रिशन में परफॉर्म करने का पावर दिया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज का एप्लीकेशन ऑटोनमस एरियाज पर क्लैरिफाई किया और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को उनका रॉयल्टीज का शेयर देने के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स की। 1995 का 6th शेड्यूल अमेंडमेंट एक्ट स्पेसिफिकली असम के लिए था। इसने नॉर्थ कछार हिल्स और कर्बी एंगलोंग के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के नाम बदलकर उन्हें नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनमस काउंसिल और कर्बी एंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल बनाया। उन्हें एक्स्ट्रा लॉ मेकिंग पावर्स दिए और गवर्नर के लिए कंपलसरी बना दिया कि जब भी वो डिस्क्रिशनरी पावर्स एक्सरसाइज करे तो उन काउंसिल से कंसल्ट करे। 2003 में एक और अमेंडमेंट आया जो बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ पीस सेटलमेंट का पार्ट था। इस अमेंडमेंट ने बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट बनाया और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को एक ऑटोनमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया। इस काउंसिल को लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स दिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर, और साथ ही नॉन ट्राइबल्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन रखा गया। इस तरह 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक यूनिक सेल्फ रूल मॉडल प्रोवाइड करता है। ये उनकी ऑटोनॉमी के एस्पिरेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल फ्रेमवर्क के बीच एक बैलेंस बनाता है। ये उनकी आइडेंटिटी, कस्टम्स और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टूल्स देता है ताकि वो अपने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके।